नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वाजीराम करंट अफेयर्स एमसीक्यू की फॉर्मेट में। और अगर आप हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो लगातार मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कीमती धातुओं के हॉलमार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें पहला कथन है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली और असेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अब BIS हॉलमार्क सोने के आभूषणों को केवल 3 श्रेणियों के लिए जारी किया जाएगा। यह स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, बात करें ये हॉलमार्क के संदर्भ में, हॉलमार्क, तो ये हॉलमार्किंग क्या होती है? ये जो भी स्वर्ण के आभूषण होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, तो उन पर उनकी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए एक पंजीकरण होता है और वो जो गुणवत्ता का जो सर्टिफिकेट होता है उसी को हम हॉलमार्किंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं हमारे रामविलास पासवान, ठीक है। और तो इन्होंने जो है ये ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली और असेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। और इस ऑनलाइन प्रणाली को भारतीय मानक ब्यूरो के, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इनका जो वेब पोर्टल है www.manakonline.in, तो इसके माध्यम से हम इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो है ऑनलाइन मॉड्यूल जो है, ये इसमें ज्वेलर्स और उद्यमियों दोनों के लिए कारोबार करने में आसानी होगी, जिससे असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसे जो भी व्यापारी जिन्होंने इसके सेंटर स्थापित किए हैं और या फिर जो इसकी इच्छा रखते हैं। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की पहचान अनिवार्य होने के साथ पंजीकरण के लिए आगे आने वाले समय में ज्वेलर्स की जो संख्या है वर्तमान में 31,000 से बढ़कर 5 लाख होने की उम्मीद है सरकार को। अब BIS हॉलमार्क केवल 3 श्रेणियों के लिए जारी किया जाएगा और ये 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? ये कैरेट से संबंधित होती है, जिसमें हाईएस्ट जो प्योरिटी होती है गोल्ड की वो 24 कैरेट होती है। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट प्योरिटी होती है, हाईएस्ट प्योरिटी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में इनको हॉलमार्क किया जाएगा, वो है 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड देन 14 कैरेट। फाइन। तो ये 24 कैरेट मतलब 100% प्योरिटी, और अकॉर्डिंगली हम जो है इनको निकाल सकते हैं। तो ये 22 कैरेट जो है ये हो जाएगा हमारा लगभग 91.6% प्योरिटी, एंड ये हो जाएगा 75.0% प्योरिटी, और ये है 58.5% प्योरिटी। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं या ये ट्रेन जो हैं वंदे भारत ट्रेन, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया परियोजना में 44 ट्रेन सेटों का निर्माण शामिल है, जिसमें प्रत्येक वंदे भारत के लिए प्रत्येक 16 कोच शामिल हैं। तो यहाँ पे जो नए नियम आए हैं और उनके हिसाब से यह पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर एक वंदे भारत ट्रेन के पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। तो यह भी टेक्निकली सही है पूरा। तो यहाँ इस तरीके से हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो यहाँ बात करें जो ये
पहली जो ट्रेन थी वो नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी, और वहीं दूसरी जो ट्रेन थी सेकंड, वो जो है वो दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा, तो कटरा फॉर वैष्णो देवी। तो यहाँ बात करें तो ये नियम जो है ये क्यों बदला गया है, तो इसके विषय में संदर्भ में हम बात करें तो जो अभी भारत और चीन के बीच में जो झगड़ा हुआ था, तो उस झगड़े के मद्देनज़र यहाँ पे नियम को चेंज किया गया है, क्योंकि जो भारतीय रेलवे है, तो भारतीय रेलवे ने जो सेमी हाई स्पीड ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये सेमी हाई स्पीड है। कौन सी? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जो ट्रेन है, इनके 44 सेटों के निर्माण के लिए अपना वैश्विक टेंडर जो है वो उसकी निविदा निकाली थी। और जो संशोधित सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट भारत में मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो उसके आदेश के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर अब जो है इस टेंडर को कैंसिल करके एक नई निविदा मंगाई जाएगी। और यह कदम जो है इसलिए उठाया गया है क्योंकि जो ये टेंडर पहले निकाला था, तो इसमें केवल एक ही कंपनी ने आवेदन किया था, और वह चीनी कंपनी थी, जो कि चीनी संयुक्त उद्यम कंपनी CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया, CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया। तो केवल जो है प्राइवेट लिमिटेड, केवल एक कंपनी ने आवेदन किया था, और जो कि चाइनीज़ थी। तो इस वजह से इसको कैंसिल किया गया है। और अब जो है ये वैसे हम बात करें तो भारत में जो है वो जो ट्रेन के कोच बनाए जाते हैं, वो भारतीय रेलवे के वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाए जाते हैं। ये कहाँ पर है? चेन्नई, ठीक है। और इसके तहत जो है अब ये बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में देखा गया हरित पथ नामक एक जो मोबाइल ऐप है, निम्न में से किसकी पहल है? तो यहाँ ये हरित पथ जो है, थोड़ा नाम से भी पता चलता है, ये हमारे नेशनल हाईवे से संबंधित है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से संबंधित है। तो इसके विषय में हम अगर चर्चा करें तो यहाँ पे जो ये किसके तहत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आता है, ठीक है। और जिसके जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो NHAI है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो NHAI एक्ट के तहत हुई थी। NHAI एक्ट 1988 के तहत हुई थी। और ये जो है इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। ये हमारे मिनिस्टर हो गए, ठीक है। इनका मंत्रालय जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, फाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नेशनल हाईवेज़ के विषय में अगर बात करें तो ये NHAI जो है ये नोडल एजेंसी है, और इसका जो काम है भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके देखभाल करना और उनका निर्माण करना, वो इसी के जिम्मे में है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो ओवरऑल पूरे भारत में जितने भी रोड हैं उनमें से नेशनल हाईवे मात्र जो हैं वो केवल कितने हैं? पूरे भारत के 2% हैं। जो पूरे भारत में जो भी रोड हैं टोटल, उन सब का टोटल जो है केवल 2% हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इनकी जो कुल लंबाई है वो है
1,32,499 किलोमीटर जो वर्तमान लेंथ है। और इन हाईवे जो हैं इसका भी अगर हम बात करें तो 1.7% जो है वो हमारे एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे। ठीक है। और ये जो है हमारे नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे, ये ओवरऑल ये जो एक्सप्रेसवे हैं 1.7% नेशनल हाईवे का, ये ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, माल की जो आवाजाही होती है उसका लगभग 40% माल की आवाजाही यहाँ इनके माध्यम से होती है, माल की आवाजाही। ठीक है। और ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं तो इसके संबंध में हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता का निर्माण करने के लिए 1985 में प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो यह स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट देखें तो अर्जुन पुरस्कार 2002 में, तो यहाँ पे ये 2002 में न स्थापित होके ये 1961 में स्थापित किए गए थे। और इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहीं पे। और ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है सही पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक ए। ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें तो भारत सरकार ने ये अभी इसलिए आया है क्योंकि भारत सरकार ने अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 तो इनकी घोषणा की है। और जिसमें जो है रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ये हमारे क्या हैं, क्रिकेटर हैं। फिर हमारे पैरा एथलीट हैं मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, थंगावेलु। तो ये हमारे हैं पैरा एथलीट, पैरा एथलीट। ठीक है। और फिर हैं हमारे मनिका बत्रा, मनिका बत्रा। तो ये हमारे किस खेल से संबंधित हैं, ये हैं टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है। और इसके अलावा विनेश फोगट, विनेश फोगट। ठीक है। ये जो हैं ये पहलवान हैं, रेसलिंग, पहलवान रेसलिंग से संबंधित हैं। और इसके अलावा रानी रामपाल, रानी रामपाल, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, ये हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की ये क्या हैं, कप्तान हैं। तो ये हॉकी, तो भारतीय महिला टीम की क्या हैं, कप्तान। ठीक है। तो यहीं पे तो इन लोगों को क्या है यहाँ पे अभी इन पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो अनाउंस किया गया है। कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये इनके लिए अनाउंस किया गया है जो इन्हें मिलेगा। और खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसमें हम चर्चा करें कौन कौन से और पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यहाँ पहला जो हमने अभी देखा ये है राजीव गांधी खेल रत्न जो है। और यह जो पुरस्कार है ये हमारा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है भारत का। ठीक है। और अब थोड़ा सा और इस पे डिटेल में जाएं तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, 1991-92 में की गई थी। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो पात्र
खिलाड़ी होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछले 4 वर्षों का इसमें जो उनका खेल का उत्कृष्टता है उसको देखा जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार, अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इसकी बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनमें पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी होते हैं तो उनका निर्माण करने के लिए, मतलब इनका जो काम होता है वो ऐसे प्लेयर्स को तैयार करना होता है जो इंटरनेशनली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पदक जीत के आएँ। तो ऐसे जो प्रशिक्षक होते हैं उनको जिनके जो शिष्य होते हैं वो पदक जीत के आते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी जो है ये स्थापना जो है 1985 में की गई थी। और ठीक है, अगला जो है हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो ये अर्जुन पुरस्कार जो है यह 1961 में स्थापित किया गया था, जो अभी यहाँ स्टेटमेंट 2 में फैक्चुअली गलत दे रखा था। और इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए एक खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में न केवल अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए बल्कि उसकी जो है इसमें नेतृत्व क्षमता, खेल कौशल और अनुशासन की भावना जो है इनको भी दृष्टिगत किया जाता है। ठीक है, यहीं पे अगला जो है उसकी हम बात करें, अगला पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये सन 2002 में स्थापित किया गया था। और यह जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पुरस्कार जो है किसी भी खिलाड़ी के जीवन काल की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। जीवन काल की उपलब्धि। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य जो है ये इंटरनेशनल इवेंट्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के गुरुओं को दिया जाता है। ठीक है, और यही हम बात करें कुछ और पुरस्कार भी हैं, जैसे हम बात करें तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु, ठीक है, कहाँ, भूमि, समुद्र और वायु, कहने का मतलब जो जल, थल, वायु, तो इन तीनों में किसी पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो यहाँ पर हमें साहसिक कार्य, ठीक है, तो ये किसी को भी मिल सकता है। और इसके अगला वाला हम बात करें तो अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। ये जो है ये पुरस्कार जो है इसकी स्थापना ये ऐसे कर देते हैं, इसकी स्थापना 1956-57 में की गई थी। और यह जो ट्रॉफ़ी है ये बेसिकली अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, किसके लिए, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, ठीक है। तो जो इंटर यूनिवर्सिटी मीट होती है, स्पोर्ट्स मीट, तो उसको जीतने वाले विश्वविद्यालय को ये दिया जाता है। वहीं एक और पुरस्कार की अगर हम चर्चा करें तो वह है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है ये कॉरपोरेट संस्था जो होती हैं,
मतलब कॉरपोरेट कल्चर, जिसमें हमारे प्राइवेट संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों आ जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र के जो कॉरपोरेट संस्थाएं हैं तो उनमें और उनसे रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ जो स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं तो उनसे रिलेटेड व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए ये वर्ष 2009 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक AINTT के 6वें गोलमेज राउंड टेबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हम आसियान और भारत नेटवर्क थिंक टैंक, इसकी छठवीं जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके सिलसिले में हम बात करेंगे। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है, 2 दिवसीय गोलमेज की थीम आसियान भारत कोविड के बाद के युग में, कोविड के बाद के युग में साझेदारी का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो आफ्टर कोविड एरा हमें इस पार्टनरशिप को बढ़ाना है, तो उससे रिलेटेड है और ये बिल्कुल सही है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसे 2009 में थाईलैंड में 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में सहयोग के भविष्य की दिशा में सरकारों को नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो यह 2009 भी टेक्निकली एकदम सही है और पहला और दूसरा सही होने की वजह से आंसर सी हो जाएगा। और इसके विषय में अगर हम बात करें तो इसमें विशेष कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समाचार में देखा गया संघ शांति समझौते थर्ड, तो यूनियन पीस अकॉर्ड थर्ड निम्नलिखित में से किस देश के मामले में संबंधित है। तो ये जो है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से संबंधित है। और यहाँ पहले म्यांमार से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम यूनियन पीस अकॉर्ड थर्ड के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ जो है म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है पूर्व में, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं विन मिंट हैं। राष्ट्रपति कौन है? विन मिंट, विन मिंट, ठीक है। और यहाँ म्यांमार के राष्ट्रपति हो गए। यहाँ हम बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी है यहाँ की नेपीदा, नेपीदा, इंग्लिश में हम लिखेंगे NAYPYITAU, नेपीदा, ठीक है। और यहाँ हम बात करें यहाँ का म्यांमार का सबसे बड़ा, ये जो राजधानी है यहाँ की नेपीदा, ये नई राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये है यंगून, यंगून, ठीक है। और ये जो म्यांमार है ये आसियान कंट्री है, ये आसियान का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और वहीं इसके विषय में ज्योग्राफिकल एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम बात करें। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यूपीएससी ऐसे पूछती है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनमें से मुख्य भूमि से जुड़े हुए जो देश हैं उनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य भूमि से जुड़े हुए देशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश, तो ये कौन होगा? इसका आंसर म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
चलो अब हम बात करते हैं यूनियन पीस अकॉर्ड और संघ शांति समझौते की। तो यहाँ बेसिकली पहले इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करें तो वर्तमान में जो है एनसीए मतलब राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता, एनसीए है राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता। ठीक है, तो एनसीए राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता। तो एनसीए पर हस्ताक्षर करने वाले सरकार और सशस्त्र जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया का जो है अभी वर्तमान में चौथा दौर आयोजित किया गया है। और ये जो वार्ता है चौथा दौर, ये बेसिकली राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता जो है एक्चुअल में म्यांमार में शांति प्रक्रिया की शुरुआत जो है 2011 में म्यांमार में शांति प्रक्रिया की स्थापना करने के लिए वहाँ एक समझौता हुआ था। ठीक है, समझौता। और ये जो समझौता था तो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे थीन सीन। ठीक है, और इनके द्वारा जो है देश में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ये शांति प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी और इसके लिए एक समझौता किया गया। और जिस समझौते के तहत यहाँ पे अक्टूबर 2015 में एक राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता हुआ, एक राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता। तो ये हमने यहाँ देख लिया, ये लिख लिया है राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौता। तो ये अक्टूबर 2015 में हुआ और इस पर ये जो सशस्त्र जातीय समूह थे इन्होंने और यहाँ राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। और इसके बाद वर्ष 2016 में एक राजनीतिक शांति प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये जो स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे राजनीतिक शांति प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। और इसके तहत एक बातचीतों के राउंड चालू हुए और ये जो है यूनियन पीस अकॉर्ड इसे बोलते हैं, यूनियन पीस अकॉर्ड। ठीक है, और यूनियन पीस अकॉर्ड के तहत जो है कई सारे यहाँ पे राउंड चले और उनमें से ये जो चौथा राउंड है तो उसी के विषय में यहाँ पे ये संघ शांति समझौते की हमने बात की है। और इसका जो पर्पज़ है वो है ये समझौता एनसीए के बारे में गलतफहमी को हल करने के लिए और इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक दरवाज़ा खोलता है। ठीक है, संघ शांति समझौता 3 नामक शांति समझौते में एनसीए को लागू करने के लिए 15 प्रावधान हैं और जैसे कि इसमें सेना की तैनाती, सरकारी सैनिकों और अन्य लोगों के बीच सशस्त्र समूहों के बीच झड़पों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल शामिल है। ठीक है, और समझौते में शांति, लोकतांत्रिक सुधार, संघवाद और राष्ट्रीय सुलह के लिए काम करने के लिए वर्ष 2020 के बाद कार्यान्वयन के लिए हर कदम की शांति प्रक्रिया शामिल है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा गणेश चतुर्थी के संदर्भ में। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे विनायक चतुर्थी या विनायक चविति के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, विनायक चतुर्थी, विनायक चविति, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है यह 10 दिवसीय त्यौहार है। बिल्कुल सही है। टेक्निकली जो हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर मतलब लूनर एंड सोलर जो हमारा कैलेंडर लूनर एंड सोलर सिस्टम दोनों पे आधारित है, उसके भाद्रपद माह
तो जिसे हम भादों भी बोलते हैं, भाद्रपद माह के चौथे दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर हम यूज करते हैं उसके अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। टेक्निकली सब कुछ सही है, तो स्टेटमेंट सेकंड सही होने की वजह से दोनों 1 और 2 ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे ये जो त्यौहार है ये बेसिकली महाराष्ट्र में एक बहुत धूमधाम से होता है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष में होता है, ठीक है। और इसमें त्यौहार में घरों में या सार्वजनिक रूप से विस्तृत पंडाल जो हैं उनमें गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। और यह त्यौहार जो है ये शुरू होने के 10वें दिन समाप्त हो जाता है, जिसमें जो मूर्तियां हैं उनका समीप में ही किसी जल स्रोत में विसर्जन किया जाता है, और वहाँ जल स्रोत में वो मूर्ति जो है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि मूर्ति भंग होने के बाद या विसर्जन के बाद गणेश जी जो हैं वो कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास लौट जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चुनाव आयोग के संदर्भ में है। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, सीईसी और ईसी को नियुक्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ बिल्कुल ये सही है, और इस तरीके का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, और ये टेक्निकली हर तरीके से सही है। वहीं हम बात करें दूसरा स्टेटमेंट, आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए सही है या 70 वर्ष की आयु। यहाँ 70 वर्ष गलत हो जाता है, जो कि 65 वर्ष की आयु तक ही ये होता है। और या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो उसके आधार पर। तो यहाँ 65 की वजह से ये गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 ही केवल सही होगा। अब यहाँ चर्चा करते हैं ये हमारे यहाँ क्यों हमने चर्चा की है, इस क्वेश्चन को क्यों लिया है। ये जो है अभी पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार जो हैं उनको यहाँ पे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, और वह जो है अशोक लवासा जी का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस हफ्ता जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की बात करें, प्रावधानों की बात करें, थोड़ा सा पॉलिटी की, तो जो सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, एंड ईसी इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, फाइन। तो ये जो है सीईसी एंड ईसी, इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है, और भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 भाग 2 के तहत। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की संख्या को इस तरीके से तय कर सकते हैं कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन हो। इस प्रकार अनुच्छेद 324(2) ने इस मुद्दे पर संसद को कानून बनाने के लिए खुला छोड़ दिया है। अब यहाँ संसद को अधिकार है यहाँ पे कानून बनाए, और उस कानूनी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन प्रक्रिया क्या है? लेकिन नियुक्ति के मुद्दे को नियंत्रित करने वाले किसी भी संसदीय कानून की अनुपस्थिति। तो संसद ने इसके संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया है, और इसी के चलते ईसी को किसी भी परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर है इसको बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के ही सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब सरकार, भारत सरकार जो है वो राष्ट्रपति जी को अनुमोदन करेगी, और वो राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि हमारे ये जुडिशरी सिस्टम में होता है, वहाँ कॉलेजियम, तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करें तो यहाँ पे नियुक्ति से जो इनकी योग्यता की बात करें, तो अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता के संबंध में उनकी नियुक्ति के लिए कोई भी निर्धारित योग्यता नहीं है।
ठीक है। हालांकि पारंपरिक रूप से केवल वरिष्ठ या फिर सेवारत या सेवानिवृत्त सिविल सेवक हो कोई भी, या जो कि कैबिनेट सचिव या भारत सरकार के सचिव के रैंक या समकक्ष पद वाले नियुक्त, तो ऐसी जो रैंक होगी उस रैंक के किसी भी सीनियर या वरिष्ठ सिविल सर्वेंट को यहाँ नियुक्त किया जा सकता है। इससे संबंधित एक प्रावधान और हम डिस्कस करेंगे। तो भगवती प्रसाद दीक्षित, यहाँ पे भगवती प्रसाद दीक्षित घोरीवाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए और अन्य पीएससीज के लिए। बनाम राजीव गांधी, बनाम राजीव गांधी। तो ये भगवती प्रसाद दीक्षित घोरीवाला बनाम राजीव गांधी एक केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि सीईसी को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में उनके साथ रखे जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो इनको हटाए जाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे इनको हटाए जाने की प्रक्रिया है, हटाए जाने की प्रक्रिया। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, ठीक है। और इसी वजह से इस केस में मांग उठी थी कि इनको जो नियुक्ति की जो योग्यता है वो भी इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए। लेकिन इस केस में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के विषय में मना कर दिया, ठीक है, बोला यह है केंद्र के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एस मुलगांवकर बनाम अज्ञात 1978 एक ऐसा मामला है जिसके कारण निम्न में से किस विषय पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। तो ये भी अभी चर्चा में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये अवमानना मतलब इंग्लिश में कंटेम्प्ट। तो अवमानना किसकी? अवमानना यहाँ पे कोर्ट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये जो भी हमारे न्यायालय हैं उनकी अवमानना, ठीक है, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। तो इससे संबंधित है, इसके विषय में हम बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आलोचना में जिसने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया, उनके वकील ने मूलगांवकर सिद्धांतों के तहत अदालत से संयम दिखाने का आग्रह किया है। तो ये जो अधिवक्ता प्रशांत भूषण, ठीक है, प्रशांत भूषण, तो प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दिया था और जिससे कोर्ट की गरिमा भंग हुई थी, और इसीलिए जो जज हैं उन्होंने इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाते हुए केस कर दिया। और ऐसे इन पे 2 केस चल रहे हैं, तो उनमें से एक के विषय में ये सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने ये पूछा है आपको क्यों नहीं दोषी ठहराया जाए, और दोबारा उनको जवाब देने के लिए बोला गया है। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जजों से जो है वो अपील की है कि भाई आप जो है ये एस मुलगांवकर बनाम अज्ञात, ये 1978 में एक केस था और वो केस भी कुछ इसी तरीके का था। जिस केस में उस केस की हम बात करें तो ये 1978 में बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है, जो आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसके जो उस समय के जो संपादक थे उनका नाम था मूलगांवकर, एस मूलगांवकर जो है इसके क्या थे? संपादक थे, संपादक।
किसके? द इंडियन एक्सप्रेस के। तो इन्होंने जो है कोर्ट के विषय में कुछ अवमानना की थी, कोर्ट के विषय में कुछ बोल दिया था, जो कि जिससे कोर्ट की गरिमा भंग हुई। तो इस केस में जो सुनवाई हुई तो उसमें 3 जजों की बेंच बैठी थी, 3 जज बैठे थे। उन जजों में से 2 जज जो थे उन्होंने ये मुलगांवकर के फेवर में दिया, और एक जो थे वो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो थोड़ा सा अगेंस्ट थे। और मज़े की बात ये है कि ये तीनों जजों ने ही ये केस इन पर लगाया था, एस मुलगांवकर पर, क्योंकि इन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अवमानना की है, ये केस भी इन्होंने ही लगाया था। ठीक है, सुनवाई इन्होंने की थी, तो उसमें इन्होंने इसे 2-1 के जो इनका निर्णय था, ठीक है, तो उससे इन्हें बरी कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, और इस केस में बेसिकली जो ये 3 जज थे, इनके नाम अगर हम बात करें तो एक थे जस्टिस पी कैलासम, ठीक है, और दूसरे थे हमारे कृष्णा अय्यर, सॉरी IYYR, ठीक है। और ये जो चीफ जस्टिस थे उस समय पे MH बेग, ठीक है, ये चीफ जस्टिस थे। और यहाँ पे बेसिकली जो कृष्णा अय्यर हैं, तो इन्होंने कृष्णा अय्यर जी ने बोला कि कोर्ट को जो है इतना कठिन नहीं होना चाहिए, और कोर्ट को जो है ये मुक्त आलोचना के संवैधानिक मूल्यों, चौथी एस्टेट को शामिल करते हुए, और एक निडर क्यूरियल प्रक्रिया और इसकी अध्यक्षता करने वाले कार्यवाहक न्यायाधीश की आवश्यकता के सामंजस्य को बैठाना चाहिए, और इसके तहत ही इसको दृष्टिगत रखते हुए ही फैसला देना चाहिए। और इनको जो है बरी कर दिया था, कोई भी हार्श डिसीजन लेने से वो हट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में क्लीन प्लेट्स अभियान शुरू किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लीन प्लेट्स अभियान, और ये आपके पेपर में आ सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। और क्लीन प्लेट्स अभियान ये बेसिकली ये चीन में स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है क्लीन प्लेट्स, प्लेट कौन सी? खाने वाली प्लेट। तो यहाँ जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो शी जिनपिंग ने एक बहुत ही अच्छी सामाजिक पहल की शुरुआत की है, जिसको हम क्लीन प्लेट्स अभियान बोलते हैं। तो ये क्या है? एक सामाजिक पहल है, सामाजिक पहल। और इस पहल के तहत राष्ट्रपति जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने बेसिकली जनता से अपील की है, जनता से ऐसा बोला है कि कोई भी व्यक्ति चीन में जो भी भोजन कर रहा है तो अपनी प्लेट में कुछ भी झूठन नहीं छोड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भोजन की थाली में या प्लेट में झूठन नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब बात आती है झूठन नहीं छोड़नी है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लेना है जितना वो खा सके, चाहे वो अपने घर पे भोजन कर रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट में कर रहा है। इवन इसके दायरे में ऐसे सभी व्यक्ति आते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फूड शोज़ करते हैं, जो अपने वीडियोज़ बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में बहुत ही बल्कि, अब जैसे कुछ बहुत ही अमीर लोग होते हैं, कॉरपोरेट्स के होते हैं, तो वो शो ऑफ करने के लिए बहुत सारा खाना मंगा लेते हैं, और उतना खाना मंगा लेते हैं जितना कि वो खा नहीं सकते, ठीक है, वो केवल शोबाजी करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये अब रुक जाएंगे। और यहाँ पे एक और जो इन्होंने इसमें पहल की है, वो मज़े की बात ये है कि
यहाँ पे जो सरकारी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो भी इस पहल में शामिल हैं और वो बेसिकली रेस्टोरेंट्स में या इधर उधर अपने वीडियोग्राफी करके और उन लोगों के नाम और उनके जो पहचान है उसको भी डिस्क्लोज़ कर रही हैं, ठीक है। और इससे बेसिकली फ़ायदा होने वाला है, ये फ़ायदा ये होने वाला है कि अच्छा ये हम बात करें कि वहाँ के राष्ट्रपति ने ये स्टेप क्यों लिया है, ये क्लीन प्लेट्स अभियान क्यों शुरुआत किया है। तो इसकी अगर क्यों की बात करें तो बेसिकली वो जो शी जिनपिंग हैं उनको क्योंकि उनका ये कोरोना काल में उन पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका दबाव है, पूरे विश्व का दबाव है कि भाई कोरोना आपके यहाँ से फैला है, तो सभी कंट्रियाँ जो हैं वो अभी इनसे धीरे धीरे कट रही हैं। वहीं इनका जो इनके पड़ोसी देश हैं जैसे भारत है तो इनसे जो है सीमा विवाद चल रहे हैं, तो इसके चलते जो है ये अलग थलग पड़ गए हैं और इनको ऐसा भय लग रहा है कि आने वाले समय में चीन के अंदर खाद्य संकट हो सकता है, चीन में खाद्य संकट की स्थिति आ सकती है। और अगर खाद्य संकट की स्थिति आई तो अगर विदेश से इनको खाने के लिए जो भी गेहूं चावल या जो भी रसद है वो अगर नहीं मिली तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अभियान की शुरुआत की है जिससे ऐसी किसी संकट की स्थिति में ना पहुँचे चीन, ठीक है। और मज़े की बात एक और ये है कि चीन में हर वर्ष 17 से 18 मिलियन टन, कितना 17 to 18 मिलियन टन खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न वो जो है ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, क्या हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, सड़ जाता है। और तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड, ठीक है। और अब हम चर्चा करें, अगला वीडियो जो होगा हमारा वो करंट अफेयर्स MCQ वो 23 अगस्त का होगा और इसके लिए आप बने रहें और हमारे जो चैनल है कंपटीशन टाइम्स IAS इसको हमारे को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो ये PDF है विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर आपको अटैच कर देंगे और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने ईमेल ID जो हैं वो यहाँ पर टाइप कीजिए और आपको कैसा लगा वो लिखिए, तो हम जो है आपके ईमेल्स पे इसकी जो PDF है वो आप लोगों को मेल कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, बाय, टाटा, सी यू।